मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग जो है क्लास 6 का अध्याय 1 हमारा सौरमंडल पढ़ेंगे। के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लगे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ तारों में ज्यादा चमक क्यों होती है? पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का पूरा परिवार होता है। कल हम लोग जो है कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएगी। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र दिखाई दिया। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। देखिए मेरे साथियों, सौर मंडल के परिवार का भी एक परिवार होता है, सदस्य होते हैं, जिसमें सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। अब वो अंदर गया और सौरमंडल के बारे में पूरा जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है। सूर्य जो होता है सौर परिवार का मुखिया होता है। कैसे होता है सो देखते हैं। गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या, ये तो रात हो गई। तभी आवाज गूंजी, आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतने कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज गूंजी, सूर्य और सौर परिवार का मुखिया, सूर्य और परिवार का मुखिया है। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देते हैं। इसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राय के दाने के बराबर होगी। देखिए मेरे साथियों, सूर्य मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्य को हमारी पृथ्वी सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद मानते हैं तो पृथ्वी को राय के बराबर माना दे। राय यानी सरसों की दाना मानते हैं। तो मेरे साथियों, सौरमंडल की परिभाषा कैसे हम देंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं। कहते हैं सौरमंडल सूर्य एवं इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले समस्त ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, असंख्य उल्कापिंड व अन्य समस्त आकाशीय पिंडों के परिवार अथवा समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। एक बार फिर हम दोहरा देते हैं। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल सूर्य एवं इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले समस्त ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, असंख्य उल्कापिंड व अन्य समस्त आकाशीय पिंडों के परिवार का अथवा समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं ग्रहों से परिचय। ग्रहों से परिचय करेंगे। मेरे साथियों, ग्रह कितने हैं और आइए हम लोग ग्रह से परिचय करें। तो सूर्य से थोड़ी दूर पर एक गोला उभरा जो आकाश में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये क्या चमकने लगा? इतने में कुछ लोग गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह की परिभाषा कैसे देंगे मेरे साथियों? ग्रह की परिभाषा देंगे, तारों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। मतलब सूर्य भी क्या है? एक तारा है। हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए कहते हैं तारों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है।
तो ये सूर्य के प्रकाश प्रकाशित होते हैं, एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हम 8 याद कर लेंगे। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है और इसलिए उसमें अधिक चमक है। तीर का निशान एक गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया यह मंगल है, लाल ग्रह होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मेरे साथियों, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, पृथ्वी की बहन शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, सांझ की तारा, भोर की तारा शुक्र को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। तो आइए चलते हैं आगे। लाल ग्रह मतलब मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लो आयरन ऑक्साइड के कारण इन्हें मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी पर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिताजी ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी है जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तभी घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर के छल्ले को दिखाकर बताया कि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती है, उससे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी गई है। आकाश में टिमटिमाते तारे। अब आते हैं आकाश में टिमटिमाते तारे। तारे के बारे में जानना चाहेंगे। अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूंकि ये तारे हमसे काफी दूर पर है, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कहने का मतलब है तारों का अपना प्रकाश होता है। इसको याद रखिएगा, तारों का अपना प्रकाश होता है। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है। अभी तो कुछ देर बताए थे, सूर्य भी एक क्या है? तारा है, लेकिन पृथ्वी से काफी नजदीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में पृथ्वी से बहुत दूर है। पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम लगभग 8 मिनट में ही पहुंच पाता है। सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष समय लगता है। तो देखिए, सूर्य की प्रकाश मेरे साथियों, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं पृथ्वी हमारा घर। अब हम पृथ्वी के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्षुद्र ग्रह, उपग्रह के बारे में बता दी। ग्रह के बारे में बता दी। अब जानते हैं उपग्रह क्या है। किसी ग्रह की परिक्रमा करने वाले लघु आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल और बृहस्पति जैसे बड़े बड़े ग्रहों के बीच में कई छोटे छोटे ग्रह मौजूद होते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं पृथ्वी बारे में। हमारा घर जो है, हमारा घर किस पर है? पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी पर बसाव भी जरूरी है। तो आइए चलते हैं। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा। तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अब हम धरती पर चले। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही तो हैं। छतरीनुमा आकाश पर गोल आकृति भरने लगी। इनमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया, यह हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यही एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूंकि पृथ्वी का 71% भाग भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% स्थल है, अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह नीला ग्रह दिखाई देता है। इसको हम शॉर्ट में भी हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी जल की अधिकता के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है। तो आइए हम लोग चलते हैं उपग्रहों की सैर करने के लिए। तो आइए, उद्घोषक ने बताया, ग्रह के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर गए।
कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे थे। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा था। ध्यान से देखिए, एक आवाज गूंजी, यही है चांद। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चांद है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इसको याद रखिएगा कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे का पूरी करता है। इतने समय में अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि सदैव हमें सदैव चंद्रमा की एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। दिन में अधिक गर्म और रात में अधिक ठंडा रहते हैं। इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों ने तो कई कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं। अकेले बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह हैं। पृथ्वी, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि का ग्रह टाइटन है। शनि का ग्रह टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं था। ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। इसको याद रखिएगा कि उपग्रह का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। और आगे चलते हैं। इसके साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार के वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि हम सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना है और जानना चाहिए, न कि परंपरा एवं अंधविश्वासों से शो समाप्त हुआ और सभी लोग बाहर निकल गए। उसके बाद जो है सो गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रहों, उपग्रहों अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग है जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। आइए इसको हम कुछ देख लेते हैं। मतलब ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं ग्रहों की संख्या का विवरण। इसमें कौन सा ग्रह कितने दिन में परिक्रमा करते हैं यह देखते हैं। बुध जो है 58.6 दिन में वह पूरा अपने अक्ष पर पूरा करते हैं। सूर्य के चारों ओर 87.97 दिन में करते हैं। उपग्रह की संख्या 0 है। शुक्र के भी 243 दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करते हैं और सूर्य के चारों ओर 224.7 दिन में एक चक्कर पूरा करते हैं। इसका उपग्रह 0 यानी कि 1 मिनट। पृथ्वी 23.9 घंटा यानी कि 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करते हैं। इसके कारण दिन रात होते हैं। और 365.9 दिन में एक चक्कर पूरा करते हैं सूर्य के चारों ओर, जिसे वार्षिक परिवर्तन होता है। इसकी उपग्रहों की संख्या 1 है चंद्रमा। इसी तरह मंगल का भी है, बृहस्पति का, शनि का, यूरेनस और नेपच्यून का भी। इसको हम एक एक करके याद कर लेंगे। ग्रहों की संख्या कितने? सबसे ज्यादा ग्रह बृहस्पति का है, उसके बाद शनि का है और पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा है। तो आगे चलते हैं। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब कहते हैं नोट्स। हाल के अनुसार एवं खोजों के उपरांत प्लूटो ग्रहों की सूची से निकाल दिया है। ग्रहों की संख्या कितना था? पहले था 9 और 9वां ग्रह कौन था? प्लूटो। जो प्लूटो 2006 में इसको जो है सो निकाल दिया, 52वां ग्रह के रूप में रखा गया। अब ग्रहों की संख्या 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण को यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। आगे आते हैं। कभी कभी आकाश में टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते हैं बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। मेरे साथियों, हम लोग कभी कभी देखते हैं कि आकाश में रात के समय में जो है सो ये चमकते हुए तारे की तरह टूटकर गिरते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? देहाती भाषा में कुछ कहते हैं उसको, वो उल्का पिंड होता है। चुगला कहते हैं या कुछ कहते हैं, उल्का पिंड होते हैं। वे जो है छोटे छोटे टुकड़े वह जो है सो गिरते हैं और ऊपर ही घर्षण के कारण जल जाते हैं। अगर वह पृथ्वी पर गिर जाए मेरे साथियों तो वह बहुत बड़ी गड्ढा हो जाएगा और इससे जान माल की बहुत क्षति होगी।
अब देखते हैं, इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। टूटकर गिरने की परिक्रमा वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाता है। अभी बताए थे साथियों, जो उल्का पिंड है वह जो ऊपर से जब गिरते हैं टूटकर, तो वायु के घर्षण के कारण वह जलकर खत्म हो जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाती है, धरातल पर गड्ढे बना देते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो बिना जले हुए अगर गिर जाते हैं तो धरातल पर गड्ढा बन जाता है। अब आते हैं आकाश गंगा, तारों की नदी। आकाश गंगा कहते हैं तारों की नदी। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगा भी हैं। गोविंद ने पूछा, ये आकाश गंगा कहाँ है? पिताजी खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरफ दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमक पट्टीदार होती है, जिसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह करते, इसे आकाश गंगा कहा जाता है। आकाश गंगा। मेरे साथियों, अब यहाँ पर देखिए, कुछ दूर असंख्य तारों की फैली सफेद पट्टी, चमकदार पट्टी, असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद पट्टी, चमकदार पट्टी को कल्पना करने पर इसे कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है, जिसे आकाश गंगा कहते हैं। हम कह सकते हैं कि तारों के असंख्य समूह को जो है चौड़ी पट्टीदार असंख्य समूह को आकाश गंगा कहते हैं। आते अब देखते हैं सप्तर्षि तारों की समूह। सप्तर्षि तारे, सप्तर्षि तारों में 7 तारों के समूह होते हैं। गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे सप्तर्षि तारा के नाम जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया गया, जो इस प्रकार है: ऋतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, मरीचि। यूनानी ग्रंथों में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, एटा एवं जेटा रखा जाता है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का होता है। ये मेरे साथियों, ये जब आप आकाश में शाम के समय में देखिएगा, रात के समय में देखिएगा, तो आपको जो है 7 तारों का समूह दिखाई देगा। तो ये क्या कहलाएगा? सप्तर्षि तारा। इसको आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा आज ही। अब आते हैं ध्रुव तारा के बारे में। ध्रुव तारा क्या है? यह एक स्थिर तारा है। ध्रुव तारा क्या है? यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित होते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित होते हैं। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज एवं दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज से उनकी ऊंचाई बढ़ने लगता है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उस स्थान पर अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता था। मेरे साथियों, हम कुछ बता देते हैं। ध्रुव तारा पहले के जमाने में बहुत इंपोर्टेंट था। ध्रुव तारा, जैसे कि समुद्र में नाविकों जो है जब नाव लेकर जाते थे, तो उसमें समय का अंदाज नहीं होता था, दिशा का ज्ञान नहीं होता था, किस दिशा में जाए। समुद्र में तो अथाह पानी ही पानी है, अब किस दिशा में जाए अंदाज नहीं मिलता था। उसके बाद जो है सो पहले के लोग वह क्या करते थे, ध्रुव तारा की ओर देखकर कहते थे कि उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। उसके बाद जो है कुछ वैज्ञानिकों ने ये उपकरण मतलब प्रयोग किए। ऐसा करके आता है साइंस में, वो जो है लगाना, इसको क्या कहते हैं, स्केल। और ये तारा जो है सो बहुत ही जैसे इम्पोर्टेंट था, उस समय बहुत इम्पोर्टेंट था, अभी भी है। लेकिन आप अगर देखना चाहेंगे तो उत्तर दिशा में, रात के समय में उत्तर दिशा में ध्रुव तारा को आप देख सकते हैं। तो आगे आते हैं, तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। इन राशियों के नाम दिए गए हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। ये ग्रह जो, ये राशि जो है आप भी जानते होंगे, किसी भी कैलेंडर में आपको मिल जाएंगे, आपकी किस राशि का है, आपका राशि क्या है, किस नाम से, नाम का अक्षर क्या है, आप कैलेंडर में जाकर देख सकते हैं। आगे आते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय, जिसकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के समूहों के सामने गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार है: अश्विन, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्र, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा, आषाढ़, उत्तरा आषाढ़,
श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। पृथ्वी की इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करते हैं। ये जो नक्षत्र होते हैं, हम लोग देखते हैं कि नक्षत्र होता है बरसात के दिनों में मघा, कन्हा, ये काफी बारिश होते हैं। इस तरह नक्षत्र 27 नक्षत्र है। इन नक्षत्रों को पार करने में 14 दिन का समय लगता है। इसलिए नक्षत्र की अवधि 14 दिन की होती है। ज्योतिषों के अनुसार विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। ये बिल्कुल सही है। आज गोविंद को ब्राह्मण की विशालता एवं रहस्यों का पता लगा, उससे नई नई जानकारियां मिली, वह काफी खुशी खुशी घर लौट रहा था। मेरे साथियों, ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रह उपग्रह को याद करना। उसके बाद है तारा है, मतलब सौर परिवार के बारे में पूरा की पूरा जानकारी करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वर्ग की हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 6 का। लेकिन अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि ऑल कंपटीशन के लिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सभी जगह सवाल पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में इससे सवाल कुछ ना कुछ सवाल रहता ही है। तो मेरे साथ ही इसको हम अच्छा से देख लेंगे और फिर आपको हम अगले वीडियो मिलेंगे। और आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।